हम यूनिट नंबर 5 कर रहे हैं इंटरनेशनल फाइनेंस एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ इन इंटरनेशनल बिजनेस। एंड पहला टॉपिक हमारे पास यहाँ से उठकर आता है टाइप्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ FDI। अब समझते हैं पहली तो बात FDI है क्या। सो FDI क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज़ व्हेन अ कंपनी और इंडिविजुअल फ्रॉम वन कंट्री इन्वेस्ट directly in a business or builds assets like factories or offices in another country। FDI कब होता है? जब एक कंपनी या फिर एक इंडिविजुअल एक कंट्री से, ठीक है, इन्वेस्ट करती है डायरेक्टली किसी बिजनेस में, या फिर कोई एसेट्स बनाती है कि फैक्ट्री बना दी, ऑफिस बना दी किसी दूसरी कंट्री में। मतलब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रही है या फिर अपने कोई एसेट्स बना दिए, दैट इज़ कॉल्ड FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन से ही नाम समझ आ रहा है क्योंकि आप फॉरेन में कर रहे हो, आप दूसरी कंट्री में कर रहे हो। इट्स नॉट जस्ट बाइंग शेयर्स, ये सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ शेयर्स खरीद रहे हो। इट मीन्स द इन्वेस्टर हैज़ कंट्रोल और इन्फ्लुएंस इन द बिजनेस ऑफ अदर कंट्री। इसमें इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो इन्वेस्टर है उसका पूरा कंट्रोल है या उसका पूरा इन्फ्लुएंस है उस बिज़नेस पे जो कि वो दूसरी कंट्री में कर रहा है, ठीक है, दूसरी कंट्री के उसमें। अब समझते हैं मेन टाइप्स ऑफ FDI। सो सबसे पहले हमारे पास जो आता है टाइप वो है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। So a greenfield investment is when a foreign company starts a new business from scratch in another country। greenfield investment का मतलब क्या होता है? जब एक फॉरेन कंपनी ना पूरा नया बिजनेस स्टार्ट करती है, बिल्कुल स्क्रैच से, बस स्टार्ट ही करा है दूसरी कंट्री में। एक कंट्री ने, कोई फॉरेन कंट्री ने अनदर कंट्री में बिल्कुल स्टार्टिंग से एक बिजनेस स्टार्ट करा है फ्रॉम दी स्क्रैच, दैट इज़ कॉल्ड ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। इट बाइज लैंड, builds a new facility like a factory or office, hires local staff and begins production or services। इसमें क्या है कि वो लैंड खरीदती है, एक ज़मीन खरीदेगी, उस पर नई फैसिलिटीज़ बनाएगी, जैसे कि फैक्ट्री बनाई या फिर ऑफिस बना दिया, वहाँ के लोकल स्टाफ को वहाँ पे हायर करा, मतलब लोकल जो भी एम्प्लॉयज़ स्टाफ है उसको लेके आए और प्रोडक्शन स्टार्ट करी। अब फैक्ट्री वगैरह बनाई है या जो प्रोडक्शन तो होनी है, सर्विसेज स्टार्ट करी, ठीक है। आप इसको ऐसे समझो, थिंक ऑफ इट लाइक ग्रोइंग अ बिजनेस फ्रॉम द ग्राउंड। आप इसको ऐसे समझो कि आप एक बिजनेस को फ्रॉम द ग्राउंड, बिल्कुल ग्राउंड से उसको आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है। इट्स लाइक अ ग्रीन फील्ड की तरह। एग्जाम्पल आप ले सकते हो टोयोटा, जापान की कंपनी टोयोटा बिल्डिंग अ न्यू कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया। मतलब एक बिल्कुल नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रही है कार की इंडिया में, ठीक है। फीचर्स इसके क्या क्या है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट के? फुल कंट्रोल बाय द फॉरेन कंपनी का पूरा कंट्रोल रहने वाला है। सबसे पहले जो इनिशियल कॉस्ट लगने वाली है और टाइम लगने वाला है वो ज़्यादा लगने वाला है। लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, क्योंकि आप जिस कंट्री में बिजनेस कर रहे हो कुछ है तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, ठीक है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलने वाली है, उनको काम मिलने वाला है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। एनकरेजेस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, टेक्नोलॉजी का भी ट्रांसफ़र होता है, दूसरी कंट्री में आप लेके जा रहे हो अपना बिजनेस, हो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हो रही है। अब इसके एडवांटेजेस क्या रहते हैं? कंट्रोल ओवर ऑपरेशंस, जो आप काम कर रहे हो, काम वगैरह जो डेली ऑपरेशन हो रहे हैं पूरा कंट्रोल रहने वाला है, ठीक है। बिल्ड्स ब्रांड एंड कल्चर फ्रॉम स्क्रैच, आप ब्रांड और कल्चर को बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो बनाना, ठीक है, बिल्कुल उसकी बिगिनिंग से कर रहे हो। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रहने वाली है। लिमिटेशंस क्या रहेंगे इसकी? एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, ये महंगा पड़ जाता है, आप दूसरी कंट्री में कर रहे हो यार तो थोड़ा महंगा पड़ जाता है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। रिस्क ऑफ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इन द होस्ट कंट्री, बिकॉज जिस कंट्री में आप कर रहे हो वहाँ पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के भी रिस्क चांसेस हो सकते हैं। पॉलिटिक्स है एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, क्योंकि दूसरी कंट्री का इकोनॉमिक पे आप कर रहे हो, सो वहाँ पे ये चांसेस हो सकते हैं रिस्क के। और डीप मार्केट रिसर्च की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है यहाँ पे। आप अपनी कंट्री की मार्केट रिसर्च कर सकते हो, ठीक है, आपको दूसरी कंट्री के करने में थोड़ा और डीप पढ़ना पड़ेगा बिकॉज यू डोंट नो मेनी थिंग अबाउट अनदर कंट्री, तो वहाँ पे डीप रिसर्च करनी पड़ जाती है। अब सेकंड हमारे पास ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट का मेन टाइप है, दैट इज़ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, M&A। मर्जर एंड एक्विजिशन समझते हैं। सो मर्जर क्या है? व्हेन अ फॉरेन कंपनी कंबाइंस विद अ लोकल कंपनी टू फॉर्म अ न्यू बिजनेस। एक फॉरेन कंपनी आपकी किसी कंट्री के लोकल कंपनी से जब कंबाइन करती है एक नया बिजनेस बनाने के लिए, एक तरीके से दो कंपनीज मर्ज कर रही है, बट यहाँ पे जो दो कंपनीज मर्ज कर रही है वो फॉरेन कंपनी होगी, वो किसी दूसरी कंट्री की कंपनी से मर्ज करेगी, दैट इज़ कॉल्ड मर्जर।
और एक नया बिजनेस बना देंगे। अब जब हम एक्विजिशन की बात करते हैं, सो व्हेन अ फॉरेन कंपनी बाइज मेजॉरिटी शेयर्स, जब एक फॉरेन कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स खरीद लेती है या फिर फुल ओनरशिप ऑफ अ लोकल कंपनी, या फिर कोई लोकल कंपनी जो है दूसरी कंट्री की, उसकी पूरी ओनरशिप ले लेती है, दैट इज़ कॉल्ड एक्विजिशन। मतलब एक्विजिशन कर लिया, उसमें वो कंट्रोल ले आए, ठीक है। मर्जर तो था कि आप मर्ज करके एक नया बिजनेस बना रहे हैं, एक्विजिशन किया आपने, उस पर शेयर्स या तो खरीद के ले लिया, पूरी ओनरशिप कंट्रोल में ले लिया अपने, ठीक है। यहाँ कोई नया बिजनेस नहीं बन रहा। पर एग्जाम्पल क्या है, टाटा मोटर्स एक्वायरिंग जैगुआर लैंड रोवर। टाटा मोटर्स जो है, जो जैगुआर लैंड रोवर है उसको पूरा एक्वायर कर लिया, जैगुआर लैंड रोवर यूके की। फीचर्स समझते हैं इसके मर्जर्स एंड एक्विजिशन के। सो फीचर्स में क्या है, क्विकर मार्केट एंट्री, मतलब मार्केट एंट्री बड़ी जल्दी हो जाती है इसमें, आप मार्केट में जल्दी एंट्री ले लेते हो, क्योंकि या तो मर्ज करके आ रहे हो, तो जो दूसरी ऑलरेडी कंपनी एग्जिस्ट कर रही है वो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, आपने उसके साथ मर्ज करा और आप भी मार्केट में आ गए। एक्सेस टू एग्जिस्टिंग ब्रांड, कस्टमर्स एंड रिसोर्सेज, क्योंकि जब या तो आप एक्वायर भी करते हो तभी पहले वाली कंपनी होती है, मर्ज कर रहे हो तभी जो कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, तो आपको एग्जिस्टिंग ब्रांड का एक्सेस मिलता है, कस्टमर्स जो ऑलरेडी बने होंगे उस ब्रांड के साथ वो, और रिसोर्सेज भी होते हैं, तो आपको इन सब का एक्सेस मिल जाता है। मे इंक्लूड बाइंग बोथ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, आप इसमें ये भी इंक्लूड हो सकता है कि आपको एसेट्स भी खरीदने पड़ सकते हैं, लाइबिलिटीज़ भी आ सकती है आपके, तो दोनों आ सकती हैं। अब एडवांटेजेस की बात करते हैं इसकी मर्जर एंड एक्विजिशन की। तो सबसे पहला एडवांटेज है, ये टाइम को सेव करता है। हम जब ग्रीन फील्ड के कंपैरिजन में देखें तो ग्रीन फील्ड में हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्क्रैच से, बट यहाँ आप सीधा आ जाते हो, सो टाइम सेव हो रहा है। यहाँ पे आपके पास ट्रेंड ऑलरेडी वर्कर्स पड़े हैं, ठीक है, मतलब है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, सप्लाई चेन है और बहुत सारी चीज़ें एक्सेट्रा, सो ये ऑलरेडी आपको मिलता है। इंक्रीजेज मार्केट शेयर एंड कम्पिटिटिवनेस, मार्केट शेयर भी इससे इंक्रीज़ हो रहा होता है एंड कम्पिटिटिवनेस भी बढ़ती है, ठीक है। अब लिमिटेशंस की बात करते हैं। मे फेस कल्चरल क्लैशेस और इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स, जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और कल्चरल क्लैशेस भी आप फेस करने पड़ सकते हैं, बिकॉज आप दूसरी कंट्री का वही कल्चर आ जाता है, बिकॉज एवरी कंट्री हैज़ देयर ओन पीपल, उनके अपने अपने कल्चर्स हैं, उनके अपने अपने बिहेवियर्स हैं, वो क्या चीज़ें फॉलो करते हैं, किस चीज़ें, कौन सी ऐसी चीज़ें जिस तरीके से वो रहते हैं, क्या बात करने का तरीका है, क्या वैल्यूज़ वो रखते हैं, तो ये सब चीज़ें भी क्लैश कर जाती हैं, बिकॉज दूसरी कंट्री का अपना कल्चर है, another country का अपना कल्चर है। if one country is doing business in another country or even accessing the another country's company, so उस कंपनी जो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है वो उस कल्चर के बेस पे है, एंड यू आर कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री, सो क्लैश हो सकता है। एक्सपेंसिव इफ़ द लोकल कंपनी इज़ वेरी लार्ज, ये आपको महंगा पड़ सकता है अगर जो लोकल कंपनी एक्वायर की गई है या वो मर्जर किया गया है वो बहुत बड़ी है, तो ठीक है। रिस्क ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़ और लोकल गवर्नमेंट, जो एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं वो रेजिस्ट कर सकते हैं कि चेंज ना हो रहे हो या कुछ रेजिस्टेंस नहीं वो कर रहे हैं, एंड लोकल गवर्नमेंट का भी इसमें रिस्क आ सकता है कि लोकल गवर्नमेंट जो वहाँ की है रिस्क कर रही है, दैट रिस्क आपको पड़ सकता है। देन थर्ड हमारे पास आ जाता है इसका मेन, दैट इज़ स्ट्रैटेजिक अलायंस। A strategic alliance is a formal partnership between a foreign and a local company where both work together for mutual benefit. Strategic alliance एक formal partnership है, ठीक है। फॉर्मल तरीके से, एक तरीके से पार्टनरशिप की गई है किसके बीच में, एक फॉरेन और लोकल कंपनी, एक फॉरेन कंट्री की कंपनी और जो लोकल कंट्री की कंपनी है वो दोनों पार्टनरशिप में आ रहे हैं, वेयर बोथ वर्क टुगेदर, जहाँ पे दोनों साथ में काम करने वाले हैं, किसके लिए, दोनों के खुद के बेनिफिट के लिए, ताकि दोनों को बेनिफिट हो सके, विदाउट मर्जिंग और एक्वायरिंग ईच अदर। यहाँ पे ये लोग ना मर्ज करते हैं एक दूसरे के साथ, ना एक्वायर करते हैं किसी एक कंपनी को, बट यहाँ पे पार्टनरशिप कर लेते हैं, ठीक है। दे शेयर रिसोर्सेज, वो दोनों कंपनी अपने रिसोर्सेज शेयर करती है, स्किल्स शेयर करती है, टेक्नोलॉजी शेयर करती है, बट रिमेन इंडिपेंडेंट कंपनीज़, पर वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहती हैं, ये नहीं कि वो दोनों मर्ज कर गई, वो दोनों कंपनी की अपनी इंडिपेंडेंट वैल्यू है, इंडिपेंडेंट उनकी आइडेंटिटी है, ठीक है, बट वो पार्टनरशिप में है फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। अब एग्जांपल देखते हैं, स्टारबक्स यूएसए एंटर्ड इंडिया थ्रू अ स्ट्रैटेजिक अलायंस विद टाटा ग्रुप। स्टारबक्स जो कि यूएसए का ब्रांड है, ठीक है, कंपनी यूएसए की,
वो इंडिया में एंटर कैसे हुई? स्ट्रैटेजिक अलायंस के थ्रू। वो किसके साथ स्ट्रैटेजिक अलायंस किया? टाटा ग्रुप के साथ। दे वर्क टुगेदर, साथ में काम करते हैं, बट दोनों कंपनीज जो हैं वो सेपरेट हैं। ओके, मर्ज नहीं है या फिर एक्विजिशन नहीं हुआ है, दोनों ने बस पार्टनरशिप में करा है, स्ट्रैटेजिक अलायंस बनाए हैं और स्टारबक्स उससे इंडिया में एंटर करी है। सो इसके फीचर्स क्या होते हैं? म्यूचुअल गोल्स एंड शेयर्ड प्रॉफिट। आपके जो सेम गोल्स है वो पूरे हो रहे होते हैं, ठीक है। यू कैन जस्ट अचीव योर गोल्स, म्यूचुअल गोल्स जो दोनों के सिमिलर कहीं ना कहीं, और आप प्रॉफिट्स भी शेयर प्रॉफिट होते हैं, जो प्रॉफिट आ रहा है शेयर हो रहा है। कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है। इन्वॉल्व शेयर्ड कंट्रोल, इसमें शेयर्ड कंट्रोल भी आता है, ठीक है, क्योंकि दोनों पार्टनरशिप में है, बट नो ओनरशिप चेंज, पर ओनरशिप बदलती नहीं है, जिसकी जो ओनरशिप है वही है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एंट्री इनटू न्यू मार्केट्स विद लोअर रिस्क, मतलब आप नई मार्केट में एंटर कर जाते हो बट आपको ज़्यादा रिस्क नहीं होता कि आप पार्टनरशिप में आए हो। कंबाइन स्ट्रेंथ्स ऑफ बोथ कंपनीज, दोनों कंपनीज की स्ट्रेंथ कंबाइन कर जाती है, मिक्स होती है। ईजियर टू अडेप्ट टू लोकल कल्चर, ईजियर हो जाता है आपके लिए जो लोकल कल्चर वहाँ का उसमें अडेप्ट करना, बिकॉज आप पार्टनरशिप में हो, जो दूसरी कंपनी है आपके साथ ही है। लिमिटेशंस क्या है इसके? रिस्क ऑफ डिसएग्रीमेंट्स एंड डिसीजन मेकिंग, जब डिसीजन मेकिंग हो रही है तो वहाँ पर डिसएग्रीमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है, कोई चीज़ अग्री नहीं हो रही, उसका रिस्क हो सकता है। प्रॉफिट्स शेयर्ड है, जो प्रॉफिट्स आएंगे वो शेयर्ड है। नो फुल कंट्रोल ओवर बिजनेस ऑपरेशंस, पूरा फुल कंट्रोल होता नहीं है, जो बिज़नेस के काम चल रहा है उस पर पूरा कंट्रोल नहीं है। समरी टेबल में इसको समझते हैं। हमने 3 तरीके के देखे यहाँ पे, एक था ग्रीन फील्ड, एक था मर्जर एंड एक्विजिशंस, एक था स्ट्रैटेजिक अलायंस। तो ग्रीन फील्ड में क्या है? बिल्ड न्यू फैसिलिटी फ्रॉम स्क्रैच, मतलब आप एक नई फैसिलिटी बना रहे हो, जैसे फैक्ट्रीज़ या फिर कोई ऑफिस ओपन अप कर रहे हो दूसरी कंट्री में, फ्रॉम दी स्क्रैच, बिल्कुल बिगिनिंग से। कंट्रोल इसमें पूरा रहता है, फ़ौरन जो भी आप जहाँ पे लेकर जा रहे हो उसका पूरा आपके पास कंट्रोल रहेगा। टाइम टू स्टार्ट, जब आप स्टार्ट कर रहे हो वो हाई रहने वाला है, टाइम लगेगा बनाने में, ठीक है। रिस्क लेवल भी हाई रहने वाला है, क्योंकि दूसरी कंट्री में आप कर रहे हो, कल्चर, बहुत सारी चीज़ें पड़ जाती हैं। देन हमने पढ़ा मर्जर्स एंड एक्विजिशन। सो मर्जर एंड एक्विजिशन में या तो आप ख़रीदते हो, बाय कर रहे हो, या ठीक है, या तो आपने बिल्कुल शेयर्स खरीद ले, या तो आप मर्ज कर रहे हो किसी लोकल फर्म के साथ दूसरी कंट्री की, ठीक है। कंट्रोल इसमें हाई रहता है, ठीक है, पर टाइम टू स्टार्ट, अब टाइम कितना लगता है इसमें? ज़्यादा नहीं लगता, लो टाइम लगता है, क्योंकि आपने सीधी कंपनी ही एक्वायर कर ली या मर्ज कर ली। और रिस्क लेवल कितना होता है? मीडियम होता है, ज़्यादा नहीं, हाई नहीं, मीडियम है और इतना भी नहीं है। देन आ जाते हैं स्ट्रैटेजिक अलायंस पे। सो पार्टनरशिप विद लोकल फर्म, यहाँ पे आप पार्टनरशिप करते हो, ना मर्ज कर रहे हो, ना खरीद रहे हो, ना बिल्ड कर रहे हो स्टार्टिंग से, यहाँ पार्टनरशिप कर रहे हो ऑलरेडी एक लोकल फर्म के साथ। कंट्रोल क्या होता है? शेयर्ड होता है, ना फुल ना हाई, शेयर्ड होता है, ठीक है। अब टाइम को स्टार्ट करने में कितना लग जाता है? मीडियम, ज़्यादा नहीं, मीडियम, ज़्यादा भी नहीं और इतना कम भी नहीं, मीडियम लगता है, ठीक है। फिर रिस्क लेवल कितना इसका? लो है, आप पार्टनरशिप में आ रही हो। बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हम बेनिफिट्स पढ़ेंगे और उसके ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे। क्विक रिमाइंडर ले लेते हैं कि एफडीआई इज़ व्हेन अ कंपनी और पर्सन फ्रॉम वन कंट्री इन्वेस्ट डायरेक्टली इन अनदर कंट्री, सच एज बिल्डिंग अ फैक्ट्री, बिल्डिंग अ बिजनेस और एंटरिंग इनटू अ जॉइंट वेंचर। एफडीआई कब है? जब एक पर्सन या फिर एक कंपनी एक कंट्री से इन्वेस्ट करती है डायरेक्टली दूसरी कंट्री में, जैसे कि बिल्डिंग एक फैक्ट्री बना रहे हो, बिजनेस खरीद रहे हो, या फिर एंटर कर रहे हो जॉइंट वेंचर में, दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हमने उसके टाइप्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं कि किस किस तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। अब इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस। सो बेनिफिट्स क्या है एफडीआई के? एफडीआई ब्रिंग्स एडवांटेज टू बोथ इन्वेस्टर, फॉरेन कंपनी एंड द होस्ट कंट्री वेयर इन्वेस्टमेंट इज मेड। अब फॉरेन कंपनी कौन सी? जो इन्वेस्टर है, जो कि दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है, होस्ट कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है। होस्ट कंट्री कौन सी? जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है ना, जिस कंट्री में फॉरेन कंट्री इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। तो एडवांटेजेस इसके पढ़ते हैं। सबसे पहले एडवांटेज है इकोनॉमिक ग्रोथ। एफडीआई इंक्रीजेस कैपिटल फ्लो इनटू द होस्ट कंट्री which can help in building infrastructure, industries and services. FDI
कैपिटल का फ्लो ना बढ़ा देती है होस्ट कंट्री में जहाँ वो इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, वो जो कि हेल्प करती है क्या क्या करने में, बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने में, इंडस्ट्रीज़ बनने में, सर्विसेज आने में। दिस लीड्स टू जीडीपी ग्रोथ। इससे क्या होता है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसकी ग्रोथ होती है, ठीक है, और बूस्ट करती है ओवरऑल इकोनॉमी को। एग्जांपल, अ फॉरेन कंपनी बिल्डिंग अ फैक्ट्री, एक फॉरेन कंपनी एक फैक्ट्री बना रही है, उससे क्या होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी और लोकल इंडस्ट्री जो है वो बूस्ट होगी, है ना। सेकंड पढ़ते हैं, दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एफडीआई क्रिएट्स डायरेक्ट जॉब्स इन फैक्ट्रीज, ऑफिसेज एंड इनडायरेक्ट जॉब्स लाइक सप्लायर्स, सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स, ठीक है। तो एफडीआई जो है ना वो डायरेक्टली जॉब्स भी क्रिएट करती है, ठीक है, वो फैक्ट्रीज़ में हो सकती है, ऑफिस में हो सकती है, और इनडायरेक्ट जॉब्स कैसे करती है कि जैसे सप्लायर्स, सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स, इन सब की जॉब्स जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा होता है। इट रिड्यूसेस अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोज़गारी है उसको कम किया जा रहा होता है, ठीक है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होता है। थर्ड हमारा एडवांटेज क्या है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। फॉरेन कंपनीज ब्रिंग इन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, नो हाउ एंड स्किल्स विच द लोकल इंडस्ट्री माइट नॉट हैव। जो लोकल इंडस्ट्री के पास जितनी चीज़ें, स्किल्स, टेक्नोलॉजी नहीं होगी, वो फॉरेन कंपनी जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी कैसे करना है, स्किल्स कहीं ना कहीं लेके आती है, जो मे बी आप लोकल इंडस्ट्री के पास नहीं होगी। दिस हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग दी होस्ट कंट्रीज इंडस्ट्री। जो होस्ट कंट्री की इंडस्ट्री है उसको मॉडर्नाइजेशन करने में हेल्प मिलेगी। फोर्थ एडवांटेज है हमारा, इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट एफडीआई प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट्स इम्प्रूव रोड्स, पोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा विच ऑल्सो बेनिफिट्स लोकल बिजनेसेस। एफडीआई के जो प्रोजेक्ट्स है उसको सपोर्ट करने के लिए सरकार क्या क्या इम्प्रूव कर देती है, सही कर देती है, रोड्स बना देती है, पोर्ट्स बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी इम्प्रूव करती है, बहुत सी चीज़ें जो कि कहीं ना कहीं जो लोकल बिजनेसेस हैं उनको भी उससे बेनिफिट मिलता है, उनको भी उससे फ़ायदा होता है। Boost to exports. Many foreign companies use the host country as a manufacturing hub for exporting goods. बहुत सी foreign companies होस्ट कंट्री को एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह यूज़ करती हैं, क्या एक्सपोर्ट करने के लिए, गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। दिस इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, ये फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स को भी बढ़ाता है एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। यहाँ से जब एक्सपोर्ट होगा, अगर फॉरेन कंपनीज जो हैं होस्ट कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह यूज़ करेंगी, एक्सपोर्ट करेंगी गुड्स, तो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स भी बढ़ेंगी होस्ट कंट्री में। बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, लोकल कंपनीज लर्न मॉडर्न मैनेजमेंट। जो लोकल कंपनीज़ है जहाँ होस्ट कंट्री है वहाँ की जो लोकल कंपनीज़ हैं उन्हें मॉडर्न मैनेजमेंट सीखने का वो मिलेगा, क्योंकि जो फॉरेन कंट्री आ रही है वो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी अच्छी लेके आ रही है, अकाउंटिंग सीखने का, मार्केटिंग सीखने का एंड सप्लाई चेन मेथड्स भी सीखने का मौका मिलेगा, किससे, फॉरेन फर्म्स से। सेवन्थ हमारा एडवांटेज क्या है, इंक्रीज्ड कंपटीशन। एफडीआई इंक्रीजेस कंपटीशन इन लोकल मार्केट। जिस जगह पे मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है वहाँ की जो लोकल मार्केट्स है वहाँ कंपटीशन बढ़ जाएगा, विच कैन लीड टू बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, जिससे क्या होगा, बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनना शुरू होंगे लोअर प्राइजेस पे, किसके लिए, कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट मिल रहा है, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको सस्ते दाम पे मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन जब बढ़ जाएगा तो हर कंपनी अपने चीज़ों को और अच्छा करेंगे टू इंक्रीज़ द सेल्स ऑफ देयर ओन कंपनी। इसमें क्या है, कंज्यूमर्स का भी बेनिफिट है, कंपटीशन बढ़ रहा है, क्वालिटी अच्छी हो रही है, बहुत बेनिफिट्स हो रहे हैं। एट्थ हमारे पास बेनिफिट क्या है, गवर्नमेंट रिवेन्यू। एफडीआई कंपनीज पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। अब एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हो रही है उसमें जो कंपनीज आती हैं वो टैक्सेस भरती हैं गवर्नमेंट को, सरकार को, विच इंक्रीजेस पब्लिक रिवेन्यू फॉर डेवलपमेंट, जो कि हम पब्लिक रिवेन्यू को बढ़ा देता है किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो डेवलपमेंट भी हो जाती है। अब हमारे पास पढ़ते हैं इसके ड्रॉबैक्स या फिर हम डिसएडवांटेजेस कह सकते हैं एफडीआई के। वाइल एफडीआई ब्रिंग्स मैनी बेनिफिट्स, हमने देखा कि देखो बेनिफिट्स तो बहुत सारे आए एफडीआई की वजह से, देयर आर ऑल्सो सम चैलेंजेस, पर कुछ चैलेंजेस भी हैं या रिस्क है जो कि होस्ट कंट्री के लिए पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले होता है लॉस ऑफ कंट्रोल। व्हेन अ फॉरेन कंपनी ओन्स और कंट्रोल लोकल बिजनेसेस, जब एक फॉरेन कंपनी ओन करती है, मतलब पूरा अपना ओनरशिप में होती है या कंट्रोल करती है किसी भी लोकल बिजनेस को, सो द होस्ट कंट्री में लॉस इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। तो जो होस्ट कंट्री है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है वो कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है वो लूज़ कर देती है। एग्जाम्पल, अ बिग फॉरेन कंपनी में इन्फ्लुएंस लोकल पॉलिसीज़ और मार्केट्स। अब एक बाहर से जो कंपनी
आ रही है वो मतलब बिग है, बड़ी है फॉरेन कंपनी, वो कहीं ना लोकल पॉलिसीज़ जो हैं उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है, वो भी कहीं ना कहीं चेंज हो सकती है उसकी वजह से, या मार्केट पे इन्फ्लुएंस लेके आ सकती है। सेकंड हमारे पास डिसएडवांटेज है प्रॉफिट रिपैट्रिएशन। सो फॉरेन इन्वेस्टर्स ऑफन सेंड देयर प्रॉफिट्स बैक टू देयर होम कंट्री। अब फॉरेन इन्वेस्टर्स जो फॉरेन कंपनीज आ रही हो वो ज़्यादातर क्या करती हैं, जो प्रॉफिट्स होते हैं ना वो अपनी होम कंट्री जहाँ से वो कंट्री बिलोंग मतलब वो कंपनी बिलोंग करती है वहीं पे वो प्रॉफिट्स भेज देती है। सो द मनी अर्न डजंट ऑलवेज स्टे इन द होस्ट कंट्री। तो जो पैसा या प्रॉफिट उस एफडीआई से होता है वो हमेशा होस्ट कंट्री में नहीं रहता, क्योंकि वो क्या है, वो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाली कंपनीज़ हैं वो तो अपने यहाँ पे भेज रही हैं, तो जो होस्ट कंट्री जहाँ पे ये बिज़नेस करने आई थी वहाँ हमेशा पैसा नहीं रहता, प्रॉफिट रिपैट्रिएशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डिसएडवांटेज क्या है, थ्रेट टू लोकल बिजनेसेस। फॉरेन कंपनीज मे बी मोर एफिशिएंट एंड हैव मोर मनी। फॉरेन कंपनीज हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी हों, बहुत ज़्यादा पैसा हो, which can drive local small businesses out of competition। जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, लोकल बिजनेसेस हैं दूसरी कंट्री के जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, उनको तो कंपटीशन से ही बाहर कर सकती है, क्योंकि वो पहले से ही इतना ज़्यादा अपना पैसा लेके आ रही है कर रही है, तो छोटे बिजनेसेस कैसे टिक पाएंगे। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, कल्चरल इन्वेशन। एफडीआई कैन इन्फ्लुएंस द लोकल कल्चर। जो लोकल कल्चर वहाँ का है एफडीआई की वजह से वो इन्फ्लुएंस हो सकता है, स्पेशली थ्रू कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। किसके थ्रू कर सकता है ये, कंज्यूमर के प्रोडक्ट के थ्रू और सर्विसेज के थ्रू, लीडिंग टू लॉस ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यू, जिससे कि जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने के चांसेस हो सकते हैं। एग्जांपल, फॉरेन फूड चेन्स चेंजिंग लोकल ईटिंग हैबिट्स। फॉरेन की कोई कंपनी की आई यहाँ पे जो फूड चेन्स वो लेके आ रही हैं, उसकी वजह से जो होस्ट कंट्री की लोकल खाने का तरीका है, लोकल हैबिट्स है खाने की, वो चेंज हो सकती हैं, नए नए ऑप्शंस उनको मिल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो क्या इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो जाएगी, जिस तरीके से वो खाते थे उनका क्या कल्चर है खाने का वो चेंज हो सकता है। सो कल्चरल इन्वेशन। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। Big foreign companies may try to influence government decisions to favor their business interest। बड़ी बड़ी फॉरेन कंपनीज जो हैं वो कहीं ना कहीं ये ट्राई कर सकती हैं, कोशिश कर सकती हैं कि जो गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं उनको इन्फ्लुएंस करा जाए, ताकि उनके बिज़नेस के इंटरेस्ट में फेवर लिया जाए, उनके फेवर के लिए, उनका बिज़नेस का इंटरेस्ट अच्छा हो। ठीक है, उनके बिज़नेस के फ़ायदे के लिए एंड ऑल। नेक्स्ट हमारे पास डिसएडवांटेज है एनवायरमेंटल कंसर्न। सम फॉरेन कंपनीज मे कॉज पोल्यूशन और एनवायरमेंटल हार्म इफ़ लोकल लॉज आर वीक और नॉट एनफोर्स प्रॉपरली। जिस कंट्री में वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है, अगर वहाँ के लॉज जो हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतने अच्छे से एनफोर्स्ड नहीं बनाए गए, इतने सही से इम्प्लीमेंट नहीं करे गए, तो जो फॉरेन कंपनीज़ हैं वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन भी कर सकती हैं या फिर एनवायरनमेंट को हार्म भी दे सकती हैं, बिकॉज़ इतने स्ट्रिक्टर लॉज नहीं बने हैं तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एनवायरमेंटल कंसर्न्स। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है जॉब क्वालिटी कंसर्न्स। वाइल जॉब्स आर क्रिएटेड, हमने देखा कि जॉब्स तो बन रही हैं, नई कंपनी आ रही है, फैक्ट्री सेटअप हो रही है, जॉब्स बन रही हैं, वाइल जॉब्स आर क्रिएटेड समटाइम्स दे मे बी लो पेड और टेम्परेरी। बट कुछ टाइम पे ये हो सकता है कि वो जो जॉब्स बनी हैं वो जॉब्स तो मिल नहीं है, पर उसकी जो सैलरी है वो लो पेड है, इतनी ज़्यादा मनी, इतनी एक्चुअल अमाउंट नहीं दे रहे, या फिर वो टेम्परेरी बेसिस पे है, थोड़े टाइम के लिए उसके बाद हट सकती है। स्पेशली इन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, ज़्यादातर ये कहाँ देखा जाता है, जो लेबर जहाँ पे होती है, ऐसी लेबर वाली इंडस्ट्रीज़ होती हैं उधर, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ में। अब समरी में देखते हैं बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स हमने देखे। सो बेनिफिट्स में हमारा क्या था कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट कर रही है। ड्रॉबैक क्या था, बट लोकल कंट्रोल जो है वो भी रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट क्या है बेनिफिट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। ठीक है, देन हमारे पास बेनिफिट क्या था, टेक्नोलॉजी आ रही है, इम्प्रूव हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो रहा है, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, कंपटीशन एनहांस हो रहा है, गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है। ड्रॉबैक्स में हमने क्या क्या देखा कि लोकल कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो सकता है, प्रॉफिट्स जो हैं वो कंट्री से बाहर निकल जा सकते हैं, जो कंट्री आ रही है वो अपनी कंट्री में वापस लेके जा सकती है, तो प्रॉफिट्स जो है आपकी कंट्री को लीव कर सकते हैं। लोकल बिजनेसेस हैं उनको सफ़र करना पड़ेगा नहीं जो फॉरेन कंपनीज़ की वजह से। रिस्क ऑफ कल्चरल
पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कल्चर में इन्फ्लुएंस आ सकता है, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रिस्क है, लो क्वालिटी जॉब्स भी हो सकती हैं कुछ केसेस में। ओवरव्यू ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम्स। सो हम समझते हैं सबसे पहले कि एक्सचेंज रेट क्या होता है। एन एक्सचेंज रेट इज़ द वैल्यू ऑफ वन कंट्रीज करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर कंट्रीज करेंसी। एक्सचेंज रेट वो वैल्यू होती है, मतलब एक कंट्री की करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर कंट्रीज करेंसी। एक जो कंट्री है उसकी करेंसी दूसरी कंट्री के करेंसी के टर्म्स में जो है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज रेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 USD जो है, अगर हम 1 USD को देखें तो इंडिया का वो क्या है, 83 रुपीज़ हैं, तो ये एक्सचेंज रेट है। दिस मीन्स 1 US डॉलर इज़ इक्वल टू 83 इंडियन रुपीज़। इसका मतलब है 1 US डॉलर हमारे इंडिया के 83 रुपीज़ के इक्वल है। जब हम 83 रुपीज़ निकालेंगे अपने इंडिया के, तब जाके उनका क्या बनेगा, हमारे पास $1 बनेगा। ठीक है। वाई आर एक्सचेंज रेट सिस्टम्स इम्पॉर्टेंट। अगर हम देखें ये सिस्टम इतने इम्पॉर्टेंट क्यों है। एक्सचेंज रेट अफेक्ट इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। एक्सचेंज रेट जो है ना, हमारे इंटरनेशनली जो व्यापार हो रहा है, जो इन्वेस्टमेंट दूसरी कंट्री में करी जा रही है, उसको अफेक्ट करता है। दे डिसाइड हाउ मच एक्सपोर्टर्स अर्न एंड हाउ मच इम्पोर्टर्स पे। ये डिसाइड करता है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं, ठीक है, वो कितना अर्न करने वाले हैं और जो इम्पोर्टर्स हैं वो कितना पे करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्टर तो सामान भेज देंगे दूसरी कंट्री में, ठीक है, और जो इस कंट्री में भेजेंगे वो इम्पोर्ट होगा उनके लिए। जो एक्सपोर्टर भेजेंगे सामान, उसके बदले में उन्हें कैश मिलेगा, और इम्पोर्टर जो जहाँ पे वो सामान जा रहा है उन्हें वो कैश देना पड़ेगा। अब क्या यहाँ बात वो नहीं आती, बट बात यहाँ पे ये आती है क्योंकि जो कैश आप दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है। ऐसा तो हो नहीं रहा कि इंडिया में ही मैंने एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भेज दिया, वहाँ पे तो सेम करेंसी चल रही है। बट जब हम फॉरेन में भेज रहे हैं तो वहाँ पे करेंसी चेंज हो जाती है। तो उनके हिसाब से जो उन्होंने हमारे पास प्रोडक्ट भेजा, उनके हिसाब से उन्होंने अगर वो $10 का भेजा, तो हमारे लिए वो $10 नहीं है, हमारे लिए वो $10 चेंज होकर इंडियन रुपीज़ में आएंगे, तो हमें वो पे करना है। सो इससे ये डिसाइड होता है कितना एक्सपोर्टर हमसे कमा लेगा और कितना हमें पे करना पड़ेगा। दे आर कंट्रोल्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय द गवर्नमेंट और मार्केट फोर्सेज। अब ये किससे कंट्रोल किए जाते हैं, इन्फ्लुएंस करे जाते हैं गवर्नमेंट से, ये जो मार्केट फोर्सेज हैं उससे। अब इसे अंडरस्टैंड करते हैं। मेन टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम हम ये समझते हैं। सबसे पहला एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इन अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम द वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक, यूजुअली अगेंस्ट अनदर मेजर करेंसी लाइक द US डॉलर और अ बास्केट ऑफ करेंसीज। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, जिसमें जो कंट्री की करेंसी की वैल्यू होती है वो सरकार ना फिक्स कर देती है, बिल्कुल अब नहीं चेंज होएगी, ठीक है, या फिर सेंट्रल बैंक फिक्स कर देती है, यूजुअली अगेंस्ट अनदर मेजर करेंसी। ये हमेशा ज़्यादातर क्या होता है, जो दूसरी मेजर करेंसी है उसके अगेंस्ट में होती है, जैसे US डॉलर ले लो या फिर बहुत सी बास्केट ऑफ करेंसीज देखी जा रही होंगी। एग्जांपल, इफ़ द गवर्नमेंट फिक्सेस 1 USD, अगर गवर्नमेंट जो है वो 1 USD की वैल्यू 75 रुपीज़ फिक्स कर देती है, इट विल ऑलवेज मेंटेन दैट रेट, तो ये हमेशा रेट जो है मेंटेन होगा। फीचर्स गया, द गवर्नमेंट एक्टिवली इंटरवेंस इन द मार्केट टू कीप द रेट फिक्स्ड। गवर्नमेंट ना खुद से मतलब खुद से इंटरफेयर करती है, मार्केट में खुद आती है, ठीक है, तो क्या करने के लिए, जो एक्सचेंज रेट का है उसको फिक्स करने के लिए, ठीक है। फीचर्स, उसका सेकंड फीचर क्या है इसका, सेंट्रल बैंक बाइज सेल फॉरेन करेंसी टू मेंटेन द रेट। सेंट्रल बैंक जो है वो या तो खरीद लेती है, ठीक है, या तो बेच देती है फॉरेन करेंसी को, क्या मेंटेन करने के लिए, रेट को मेंटेन करने के लिए। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं किसके, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में। देखो फिक्स्ड में ना गवर्नमेंट फिक्स कर रही है, बेसिकली इसका ये मेन है, ठीक है। एडवांटेजेस इसके क्या है कि स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, इतने चेंजेस नहीं हो रहे, तो एक्सचेंज रेट स्टेबल है। गुड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। इंटरनेशनल ट्रेड जब करना है तो उसके लिए अच्छा है। इन्वेस्टमेंट अगर आपको प्लान करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसके लिए भी अच्छा है। स्पेकुलेशन को कम करता है और अनसर्टेनिटी को भी ये कम करता है। स्पेकुलेशन का मीनिंग ये होता है कि जब कोई पर्सन पहले से कोई करेंसी खरीद के या कोई चीज़ खरीद के रख ली और जब करेंसी की वैल्यू चेंज हुई तो उसे बेच दिया, उससे जो उससे प्रॉफिट हो रहा है, दैट्स स्पेकुलेशन। तो रिड्यूस होती है इससे स्पेकुलेशन। अनसर्टेनिटी, कुछ नहीं पता है तो वो भी, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या हुआ कि
अनसर्टेन है, एनवायरनमेंट अनसर्टेन है, वी डोंट नो व्हाट एनीथिंग कैन हैपन. सो अनसर्टेनिटी जो है ना कि नहीं पता, वो चीज़ कम होती है बिकॉज फिक्स है. ठीक है. इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? वेरी कॉस्टली टू मेंटेन. इसको मेंटेन करना ना बड़ा महंगा होता है. रिक्वायर्स हाई फॉरेन रिजर्व्स. आपके पास फॉरेन रिजर्व्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए. मे लीड टू ब्लैक मार्केट्स इफ़ रियल वैल्यू डिफर्स. ये आपको ब्लैक मार्केट तक ले जा सकती है अगर जो रियल वैल्यू है वो चेंज हो रही है, चेंज है, डिफ़र कर रही है. लिमिट्स फ्लेक्सिबिलिटी ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस. जब इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है तब ये फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत लिमिट कर देती है, इतनी फ्लेक्सिबल नहीं रह पाते हम. सेकंड हमारे पास है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम. इसको हम फ्लेक्सिबल रेट भी कहते हैं. पहले हमने फिक्स्ड पढ़ा, अब थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाते हैं. ठीक है. इसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहते हैं. इन अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम द वैल्यू ऑफ करेंसी इज डिसाइडेड बाय द डिमांड एंड सप्लाई इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की जो डिमांड चल रही है, उसका जो सप्लाई है, उसके बेस पे यहाँ पे करेंसी की वैल्यू डिसाइड की जाती है. ये गवर्नमेंट फिक्स नहीं करती, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है. एग्जाम्पल, इफ़ डिमांड फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स इंक्रीजेस. अगर इंडियन एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ जाती है, रुपी वैल्यू में राइज, तो रुपी की जो वैल्यू है वो बढ़ सकती है. यहाँ से एक्सपोर्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, पीपल वांट इट. ठीक है. तो रुपीज़ की जो वैल्यू है वो बढ़ सकती है. इफ़ इम्पोर्ट्स राइज, अगर इम्पोर्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं कि हम बाहर से ज़्यादा मंगा रहे हैं, तो रुपी की वैल्यू गिर भी सकती है. इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड एंड सप्लाई. ठीक है. फीचर्स समझते हैं. द एक्सचेंज रेट चेंजेस एवरी डे बेस्ड ऑन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स एक्सेट्रा. पहला फीचर क्या है इसका कि एक्सचेंज रेट जो है ना हर दिन बदलता है. किसके बेस पे, मतलब किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होता है? व्यापार के, इन्वेस्टमेंट के, इन्फ्लेशन जो प्राइस बढ़ रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट रेट के, इन सब की चीज़ों को देख के एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को देख के एक्सचेंज रेट जो है हर दिन बदलता है. इसमें कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता. देखा जाए तो बहुत कम होगा, बाकी तो नहीं होता. एडवांटेजेस समझते हैं इसके. तो पहला एडवांटेज क्या है? ऑटोमेटिकली एडजस्ट टू मार्केट कंडीशन. ये खुद से ही ना ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है. जैसे जैसे मार्केट कंडीशन हो रही है वैसे वैसे एडजस्ट हो जाता है. सेंट्रल बैंक डजंट नीड टू मेंटेन रिजर्व. सेंट्रल बैंक को कोई ज़रूरत नहीं है रिजर्व्स मेंटेन करने की, क्योंकि वो पहले वाले सिस्टम में था, फिक्स्ड वाले में वो रिजर्व्स मेंटेन कर रही थी ताकि करेंसी की वैल्यू सही रह सके. बट यहाँ पे तो जब काम ही नहीं है गवर्नमेंट का, तो क्या ही वो रिजर्व को मेंटेन करेंगी. थर्ड एडवांटेज क्या है? रिफ्लेक्ट्स ट्रू इकोनॉमिक कंडीशंस. ये जो रियल इकोनॉमिक कंडीशन चल रही होती है ना, उसी को रिफ्लेक्ट करती है, उसी को दिखाती है. अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? हाई वोलेटिलिटी. करेंसी वैल्यूज़ में चेंज अ लॉट. अब करेंसी की वैल्यू क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई पे चल रही है, कोई यहाँ पे इंटरफेरेंस किसी का है नहीं, कोई कंट्रोल नहीं है, तो करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा भी चेंज हो सकती है. कभी कितनी हो गई, कभी कितनी हो गई. हाई वोलेटिलिटी है. सेकंड क्या है डिसएडवांटेज? क्रिएट्स अनसर्टेनिटी फॉर ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स. क्योंकि देखो पहले वाले में क्या था, हम अनसर्टेनिटी कम हो रही थी कि मतलब एटलीस्ट हमें पता था व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. ठीक है. अनसर्टेनिटी. अब सर्टेन है, अगर सर्टेन की बात करें तो हाँ हमें पता है कि हाँ इट इज़ गोइंग टू हैपन. बट जब बात हो रही है कि क्रिएट्स अनसर्टेनिटी फॉर ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एनवायरनमेंट बहुत अनसर्टेन हो जाता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वैल्यू कब कितनी हो जाए. ठीक है. तो अनसर्टेनिटी बनाती है ये. थर्ड डिसएडवांटेज क्या है? मे बी अफेक्टेड बाय स्पेक्यूलेशन और सडन मार्केट मूव्स. ये स्पेक्यूलेशन से या फिर सडनली जो मार्केट चेंज हो जाती है, मूव कर जाती है, उससे भी अफेक्ट हो सकती है. ठीक है. थर्ड हमारे पास जो इसका टाइप है दैट इज़ मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम. हमने कौन कौन से पढ़े? फिक्स्ड, फ्लोटिंग. अब मैनेज्ड फ्लोटिंग पढ़ते हैं. ठीक है. इसको ये भी कहते हैं, इसको डर्टी फ्लोट भी कहते हैं. अलग अलग नाम चेंज हो सकते हैं ना. पहले वाले में तो सेम था, सेकंड वाले में हमारे पास दो नेम थे. एक तो था कि फ्लोटिंग है और इसी को हम क्या कह रहे थे? हाँ, फ्लेक्सिबल रेट भी कह रहे थे. फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड फ्लोटिंग. यहाँ पे आ गया मैनेज्ड फ्लोटिंग और इसको हम डर्टी फ्लोट भी कहते हैं. इसका मीनिंग क्या है? दिस इज़ अ हाइब्रिड सिस्टम वेयर द एक्सचेंज रेट इज़ मोस्टली डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस. ये एक हाइब्रिड सिस्टम है. यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट है वो ज़्यादातर कौन डिटरमाइन कर रहा होता है? जो मार्केट के फोर्सेस चल रहे हैं, वही डिमांड एंड सप्लाई कह लो. बट द सेंट्रल बैंक इंटरवेंस व्हेन नीडेड टू अवॉइड एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस. बट यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है ना, वो यहाँ पे इंटरफेयर करती है मार्केट में तब जब उसे लगता है, जब नीड होती है, ज़रूरत लगती है, ताकि जो एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस है, ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो मार्केट में, इसलिए वो आके यहाँ पे इंटरवेन करती है, थोड़ा कंट्रोल कर लेती है. एग्जाम्पल, इफ़ द इंडियन रुपी
सडनली फॉल्स टू मच, अगर इंडियन का जो रुपये की वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा अचानक से गिर गई, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सेल US डॉलर्स टू कंट्रोल द फॉल। तो जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो फिर क्या करेगी, जो US डॉलर्स है उसे बेचेगी अपने फॉल को कंट्रोल करने के लिए, कि इतना जो गिर गया उसको कंट्रोल, उसको लेवल पे लाने के लिए। फीचर्स इसके क्या क्या हैं मैनेज फ्लोटिंग रेट के? सबसे पहला फीचर है अ मिक्स ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग सिस्टम। ये जो हाइब्रिड है ना, ये मैनेज फ्लोटिंग है, ये दोनों का मिक्स है। मिक्स है कैसे कि फिक्स में हमारी कंट्रोल किसका था, गवर्नमेंट का था, फ्लोटिंग में था हमारा कंट्रोल मार्केट का। अब यहाँ पे हमारे दोनों के मिक्स हो गया, मिक्स ऑफ फिक्स्ड भी है, फ्लोटिंग सिस्टम्स भी है। सेकेंड फीचर क्या है, यूज्ड बाय मोस्ट कंट्रीज टुडे। बहुत सी कंट्रीज इसे आज के टाइम पे यूज़ करती है, इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया भी आती है इसमें। अब इसके एडवांटेज समझते हैं। अलॉज सम फ्लेक्सिबिलिटी विद गवर्नमेंट कंट्रोल, ये कुछ फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करती है गवर्नमेंट के कंट्रोल के साथ। हेल्प स्टेबलाइज द इकोनॉमी ड्यूरिंग शॉक्स, शॉक के टाइम बहुत अचानक चेंजेस हो रही हैं तो उस टाइम पे ये इकोनॉमी को हेल्प करती है स्टेबलाइज करने में, उसको स्टेबल करने में। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, स्टिल रिक्वायर्स फॉरेन रिजर्व्स फॉर इंटरवेंशन। ये इसका डिसएडवांटेज ये है कि अभी भी जो है यहाँ पे इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, स्टिल रिक्वायर फॉरेन रिजर्व्स की हमें ज़रूरत पड़ती है इंटरवेंशन के लिए, ठीक है। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है, मे कॉज कन्फ्यूजन इफ गवर्नमेंट रूल्स आर नॉट ट्रांसपेरेंट। ये कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर सकते हैं अगर जो गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं वो इतने ट्रांसपेरेंट नहीं हैं। अब समरी इसका समझते हैं। एक्सचेंज रेट सिस्टम, हु कंट्रोल्स इट, फ्लेक्सिबिलिटी, एग्जाम्पल। सो सबसे पहला हमारे पास एक्सचेंज रेट सिस्टम है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसमें कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है या फिर सेंट्रल बैंक कंट्रोल करती है। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें है या नहीं, नहीं है। एग्जांपल ले लेते हैं, अर्लियर चाइना पहले टाइम पे ऐसे चलता होगा, फिक्स्ड, गवर्नमेंट का कंट्रोल है। अब जो दूसरा एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो है फ्लोटिंग। इसको कौन कंट्रोल करता है, मार्केट के फोर्सेस कंट्रोल करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होती है, हाँ होती है। एग्जाम्पल कौन ले सकते हैं हम, USA और UK। मैनेज्ड फ्लोटिंग में हमारा जो एक्सचेंज रेट है उसको कौन कंट्रोल करता है, मार्केट भी है प्लस गवर्नमेंट, इसमें दोनों का ही कंट्रोल होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी जो इसमें होती है वो मॉडरेट रहती है। एग्जांपल आप ले लो, इंडिया या मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज जो डेवलप हो रही हैं बहुत सी, वो कंट्रीज आ जाती हैं। कंक्लूजन ले लेते हैं। एक्सचेंज रेट सिस्टम्स हेल्प डिटरमाइन हाउ करेंसीज आर वैल्यूड इन इंटरनेशनल ट्रेड। एक्सचेंज रेट सिस्टम हमारी किस चीज़ में मदद करता है, ये डिटरमाइन करने में मदद करता है कि करेंसी कैसे वैल्यू करी जा रही है इंटरनेशनली, जो ट्रेड चल रहा है उसमें। कंट्रीज चूज अ सिस्टम बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रिजर्व्स एंड पॉलिसी गोल्स। कंट्रीज जो है ना, जो ये सिस्टम को चूज़ करते हैं, कौन सा सिस्टम अप्लाई होगा, वो किसके बेसिस पे करती है कि उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसी है, रिजर्व्स कैसे हैं, उनके पास कितने हैं, और पॉलिसी के गोल्स क्या हैं। उसके बेसिस पे यहाँ पे एक सिस्टम जो है वो चूज़ किया जाता है कंट्री में। मोस्ट कंट्रीज टुडे फॉलो अ मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल। बहुत सी कंट्रीज आज के टाइम पे क्या करती हैं, मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम को फॉलो करती हैं, किसके लिए, ताकि उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी आ सके और वो कंट्रोल भी आ सके। पर जब पढ़ी चीज़ें तो हमारे पास एक वर्ड आ रहा था, स्पेक्यूलेशन। सो हम एक बार स्पेक्यूलेशन को समझ लेते हैं। स्पेक्यूलेशन मीन्स बाइंग और सेलिंग करेंसीज, गुड्स और फाइनेंशियल एसेट्स विद द एम ऑफ मेकिंग प्रॉफिट from changes in their future prices, not for actual use or trade but to earn money from price movement। speculation का मतलब क्या है, आप करेंसी को या तो खरीद रहे हो या तो बेच रहे हो, गुड्स को खरीद रहे हो बेच रहे हो, या फिर फाइनेंशियल एसेट्स को, इस एम के साथ कि आप उससे प्रॉफिट बना सको, उससे कुछ फ़ायदा ले सको। क्यों, कैसे ले सको, जो उसके फ्यूचर प्राइजेज़ हैं उन एसेट्स के, जब वो चेंज होंगे तो उसको जब आप बेचोगे खरीदोगे तो उससे आपको फ़ायदा मिल सके। इसका एक्चुअल यूज़ नहीं होता, आप ट्रेड के लिए या इसके एक्चुअल यूज़ के लिए इसे नहीं करते, बट आप सिर्फ इससे पैसा कमाने के लिए ही करते हो। इसकी जो प्राइस मूवमेंट्स होती हैं, इससे जो आप अर्न कर सकते हो मनी, उसके लिए करते हो। सिंपल वर्ड्स में कहें तो स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या है कि गेस करना या फिर बेटिंग करना टाइप ऑफ ऑन फ्यूचर प्राइजेस टू मेक अप प्रॉफिट, कि फ्यूचर प्राइजेस जो हैं, आने वाले प्राइजेस जो चेंज होंगे, ताकि उससे आप प्रॉफिट जनरेट कर सको। In the context of exchange rates in foreign exchange forex markets, speculators buy or sell foreign currency based on what they think will happen to the exchange rate in the future।
फॉरेन एक्सचेंज या फिर फॉरेक्स, हम मार्केट्स में स्पेकुलेटर्स जो स्पेकुलेशन का काम कर रहे हैं उन्हें स्पेकुलेटर्स कह सकते हैं। स्पेकुलेटर्स क्या करते हैं, खरीदते हैं या तो फिर बेचते हैं फॉरेन करेंसी को। किसके बेस पे, कि क्या सोचते हैं वो कि एक्सचेंज रेट्स जो है फ्यूचर में उनके एक्सचेंज रेट्स के क्या प्राइसेस हो सकते हैं, उसको सोच समझ के वो लोग बेचते हैं या ख़रीदते हैं कि क्या होगा आगे। एग्जाम्पल, लेट्स से टुडे 1 USD इज इक्वल टू 83 रुपीज़। आज अब कह लो अभी जो है 1 USD की वैल्यू जो है वो 83 रुपीज़ है, ठीक है। स्पेक्यूलेटर्स बिलीव्स दैट इन 1 वीक द USD विल राइज टू ₹85। एक स्पेक्यूलेटर है वो ऐसा मानता है कि एक हफ्ते में ना USD जो एक USD या US डॉलर की वैल्यू 85 हो जाएगी, मतलब इतनी बढ़ जाएगी। सो दे बाय अ लॉट ऑफ USD टुडे। तो आज ना उन्होंने बहुत सारे USD मतलब US डॉलर्स खरीद लिए। किस प्राइस पे, 83 रुपीज़, क्योंकि आज जो वैल्यू है वो 83 है। एक वीक बाद इफ़ द USD डज राइज टू 85, अगर 1 वीक बाद जो US डॉलर की वैल्यू है वो 85 हो जाती है, दे सेल इट, तो वो उसे बेच देंगे एंड मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹2 पर डॉलर, और हर उस पर वो 2 पर डॉलर रुपीज़ का प्रॉफिट कमा लेंगे। उसी को हम क्या कह रहे हैं, दैट स्पेकुलेशन। बाइंग लो सेलिंग हाई बेस्ड ऑन प्रिडिक्शंस। आपने खरीदा सस्ते में, बेचा महंगे में, अपनी प्रिडिक्शंस के अकॉर्डिंग, मतलब आपने बेटिंग के अकॉर्डिंग या फिर थोड़ा कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है, प्रिडिक्शन लगाई। अब हम समझते हैं कि अगर आ जाए कि क्या ट्रेड और स्पेकुलेशन में डिफरेंस क्या होता है। सो पर्पस क्या होता है ट्रेड का, टू बाय और सेल फॉर एक्चुअल यूज़। आप खरीदते हो बेचते हो एक्चुअल यूज़ के लिए। स्पेकुलेशन में आप प्रॉफिट के लिए खरीदते या बेचते हो। रिस्क होता है ट्रेड में लोअर, स्पेकुलेशन में आपका ज़्यादा रिस्क होता है। टाइम फ्रेम जो होता है ट्रेड में आपका लॉन्ग टर्म होता है और रेगुलर होता है। ट्रेड स्पेकुलेशन जो है ज़्यादातर वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। एग्जांपल लें अगर हम ट्रेड का, सो इम्पोर्टर बाइंग USD टू पे फॉर गुड्स। इम्पोर्टर्स जो हैं वो US डॉलर्स क्यों खरीदते हैं, ताकि वो गुड्स के लिए पेमेंट कर सके। स्पेकुलेशन में क्या है, इन्वेस्टर्स जो हैं US डॉलर इसलिए खरीदते हैं ताकि उसे वो बाद में बेच के उसे हायर रेट का प्रॉफिट कमा सके। स्पेकुलेशन का मतलब क्या है, रेफर्स टू द एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग करेंसीज और फाइनेंशियल एसेट्स विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस चेंजेस। स्पेकुलेशन अगर हम इसके कंक्लूजन में समझें तो स्पेकुलेशन का मतलब क्या है, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप करेंसीज को या तो खरीदते हो या तो बेचते हो या फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदते हो, किस इंटेंशन से कि आप उससे प्रॉफिट कमा सको, जो भी उसके फ्यूचर प्राइसेस चेंज होंगे आगे जाके उससे, रेदर देन फॉर ट्रेड और कंजम्पशन पर्पस। इसलिए नहीं कि आप उससे ट्रेड कर सकोगे या फिर आपको कंज्यूम आपके कंजम्पशन के लिए, ऐसा नहीं। इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, फॉरेन एक्सचेंज के मार्केट्स में स्पेकुलेशन कैन लीड टू हाई वोलेटिलिटी, ठीक है, एंड एक्सेस स्पेकुलेटिव एक्टिविटी में फोर्स गवर्नमेंट्स टू इंटरवेन। ज़्यादा एक्टिविटी की वजह से गवर्नमेंट को भी आना पड़ सकता है। बस कंटेम्प्रेरी इशूज़ इन द इंटरनेशनल बिजनेस। सो सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर कंटेम्प्रेरी इशूज़। Contemporary issues mean current and ongoing challenges or topics that affect how international business is done in today's world. Contemporary issues का मतलब है अभी जो current चल रहे हैं और ongoing challenges, जो भी आपको challenge अभी आ रहे हैं, या फिर topics जो आपकी international business को affect करता है कि वो कैसे होगा आज के world में। So contemporary issues हमने पढ़ लिया। These are modern day concerns that businesses face globally due to technology, policy changes, globalization etc. ये ना मॉडर्न डे के कंसर्न्स हैं जो बिज़नेस को ग्लोबल लेवल पे अफेक्ट करते हैं। ये टेक्नोलॉजी की वजह से हो सकता है, पॉलिसी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है, ग्लोबलाइजेशन और बहुत से रीजंस हैं। कुछ एग्जांपल्स है कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के, क्या है, आउटसोर्सिंग, डिजिटलाइजेशन एंड ई-कॉमर्स, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस, sustainability and climate change, political instability like wars or trade tensions, currency fluctuations, regularity differences, protectionism and trade barrier, tax havens and ethical concerns. अब समझते हैं आउटसोर्सिंग के बारे में, ये हमारे सिलेबस में है। सो आउटसोर्सिंग क्या है, आउटसोर्सिंग इज़ व्हेन अ कंपनी हायर्स अनदर कंपनी ऑफन इन अ डिफरेंट कंट्री टू परफॉर्म सर्विसेज और प्रोड्यूस गुड्स दैट वर ट्रेडिशनली डन इन हाउस। आउटसोर्सिंग में क्या होता है, जब एक कंपनी एक दूसरी कंपनी को हायर करती है, ठीक है, वो ज़्यादातर क्या होता है दूसरी कंट्री में हायर करती है उन सर्विसेज और उन गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए
जो कि ट्रेडिशनली उनके कंट्री में बन रहे थे या उनकी कंट्री में प्रोड्यूस किए जा रहे थे। दैट इज़ कॉल्ड आउटसोर्सिंग। सिंपल वर्ड्स में आउटसोर्सिंग मीन्स गेटिंग वर्क डन बाय समवन एल्स टू सेव कॉस्ट एंड टाइम। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है कि आप अपना काम करवा रहे हो किसी और से ताकि आप अपना पैसा और अपना टाइम बचा सको। फॉर एग्जाम्पल, अ US कंपनी में हायर एन इंडियन कंपनी टू हैंडल इट्स कस्टमर केयर, IT सर्विसेज और अकाउंटिंग। एक US कंपनी इंडियन कंपनी को हायर कर सकती है उसकी कस्टमर केयर, IT की जितनी भी सर्विसेज है या फिर अकाउंटिंग को हैंडल करने के लिए। कौन कौन से टाइप की आउटसोर्सिंग होती है? IT आउटसोर्सिंग, BPO, KPO, मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्सिंग। IT आउटसोर्सिंग का एग्जाम्पल क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और या फिर टेक सपोर्ट। BPO क्या है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसमें कौन से एग्जाम्पल्स है? जैसे कॉल सेंटर्स आ जाते हैं, HR, पेरोल। KPO नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे लीगल रिसर्च है या फिर फाइनेंशियल एनालिसिस है। मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्सिंग में आउटसोर्सिंग प्रोडक्शन टू फैक्ट्रीज अब्रॉड, मतलब फैक्ट्रीज में जो काम आप करवा रहे हो, प्रोडक्शन करवा रहे हो अब्रॉड में, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्सिंग। अब कंपनीज आउटसोर्स क्यों करती है? ताकि वो पैसा को कम कर सके, रिड्यूस कर सके कॉस्ट। चीपर लेबर आपको कंट्रीज़ में मिल जाती है जैसे कि इंडिया। टू फोकस ऑन कोर बिजनेस पे फोकस करने के लिए, जैसे कि प्रोडक्ट की इनोवेशन करनी है, अब दूसरा काम सबको दे दोगे तो आप एक जगह पे फोकस कर पाओगे। टू एक्सेस ग्लोबल टैलेंट एंड टेक्नोलॉजी, आपके पास ग्लोबल टैलेंट और टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने के लिए। टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड स्पीड, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और स्पीड को बढ़ाने के लिए। टू एंटर फॉरेन मार्केट्स इनडायरेक्टली, फॉरेन मार्केट्स में आप इनडायरेक्टली भी एंटर भी कर जाओगे आउटसोर्सिंग की हेल्प से। आउटसोर्सिंग पोटेंशियल फॉर इंडिया, इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशंस। इंडिया वर्ल्ड का सबसे टॉप आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन है, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग देखी जाती है। और ऐसा क्यों है अब हम ये देखते हैं, क्योंकि लार्ज स्किल्ड वर्कफोर्स, हमारे पास काफ़ी बड़े लेवल पे स्किल्ड वर्कफोर्स है। ठीक है, इंडिया हैज़ मिलियंस ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, मतलब इंडिया में बथेरे बंदे हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं। यहाँ पे तो आजकल हिंदी नहीं आती तो इंग्लिश में ज़्यादातर स्पीकिंग होती है। ठीक है, टेक सेवी यूथ है, तो हमारे यहाँ जो यूथ है, मिलियंस ऑफ यूथ इंग्लिश स्पीकिंग है, टेक सेवी है। मेजर सिटीज़ लाइक बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे आर IT हब्स। बहुत सी सिटीज़ है इंडिया में जैसे कि बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, ये IT हब्स हैं। यहाँ पे IT का काफ़ी वर्क अच्छा है। सेकेंड है हमारे पास कॉस्ट एडवांटेज, लेबर इज़ मच चीपर कंपेयर टू द US की कंपैरिजन में अगर आप यहाँ पे देखो इंडिया में तो आपको लेबर बहुत ही सस्ते में मिल जाएगी। अगर आप UK, यूरोप, US के कंपैरिजन में यहाँ पे देखो तो आपको सस्ते में लेबर मिलेगी। सेम क्वालिटी ऑफ वर्क, मतलब जो काम आपको US वाला बंदा करके देगा वही इंडिया का भी दे देगा करके, सेम क्वालिटी रहेगी काम की पर लोअर प्राइजेस पे, सस्ते प्राइजेस पे। थर्ड है स्ट्रॉन्ग IT इंडस्ट्री, इंडियाज़ IT एंड BPO इंडस्ट्री ग्लोबली रिकग्नाइज्ड। इंडिया का जो IT इंडस्ट्री है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया का IT एंड BPO इंडस्ट्री पूरे ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है, काफ़ी जाना पहचाना है। कंपनीज लाइक TCS, इन्फोसिस, विप्रो सर्व ग्लोबल क्लाइंट्स। कंपनीज जैसे कि TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो, ये ग्लोबल क्लाइंट्स को सर्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट सपोर्ट, इंडिया प्रोमोट्स आउटसोर्सिंग विद टैक्स बेनिफिट्स। इंडिया जो है आउटसोर्सिंग को कहीं ना कहीं प्रमोट करती है टैक्स बेनिफिट्स के साथ, IT पार्क्स एंड डिजिटल पॉलिसीज़ के साथ। गवर्नमेंट का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट है इस इंडस्ट्री में। टाइम जोन एडवांटेज, इंडियाज़ टाइम जोन हेल्प्स फॉरेन कंपनीज गेट 24/7 सपोर्ट। इंडिया का जो टाइम जोन है वो भी फॉरेन कंपनीज़ को एक एडवांटेज देता है, उनको 24/7 पूरा सपोर्ट दिया जाता है, पूरा सपोर्ट मिलता है। अब क्या चैलेंजेस है जो इंडिया फेस करती है आउटसोर्सिंग में? ग्लोबल कंपटीशन फ्रॉम कंट्रीज़ लाइक फिलीपींस, वियतनाम एक्सेट्रा। इन कंट्रीज़ से कंपटीशन भी बनता है, ग्लोबल कंपटीशन बन रहा होता है फिलीपींस एंड वियतनाम और बहुत सी कंट्रीज से। डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेट लॉज, ये भी आ जाते हैं एक डिसएडवांटेज में, जो चैलेंजेस में। पॉलिटिकल प्रेशर आता है, एग्जांपल US और UK में पुश फॉर लोकल जॉब्स। US और या फिर UK जो आपको लोकल जॉब्स के लिए भी पुश कर सकता है। पॉलिटिकल प्रेशर। स्किल गैप इन एडवांस टेक लाइक AI, ब्लॉकचेन एक्सेट्रा, स्किल गैप आ जाता है, एडवांस जो टेक्नोलॉजी आ गई उसमें। सो आउटसोर्सिंग इज़ अ मेजर कंटेम्प्रेरी इशू। देखा जाए तो आउटसोर्सिंग एक बहुत ही मेजर कंटेम्प्रेरी इशू है इंटरनेशनल बिजनेस में, जहाँ पे कंपनीज जो हैं डेलीगेट करती है स्पेसिफिक टास्क दूसरी एक्सटर्नल फर्म्स को
ज़्यादातर वो फॉरेन कंट्रीज़ में होता है, ताकि वो अपनी कॉस्ट को कम कर सके और अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके। इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज द ग्लोबल आउटसोर्सिंग हब ड्यू टू इट्स स्किल्ड वर्कफोर्स। इंडिया जो है ग्लोबल आउटसोर्सिंग हब की तरह जाना जाता है, क्योंकि इसके पास अच्छा खासा लेवल पे स्किल्ड वर्कफोर्स है, लो कॉस्ट पे मिल जाते हैं और स्ट्रॉन्ग IT इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाउएवर इंडिया मस्ट कंटिन्यू अप स्किलिंग इट्स लेबर फोर्स, पर फिर भी इंडिया को अपने जो लेबर फोर्स है उसको स्किल करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए डेटा सिक्योरिटी भी, ताकि वो ग्लोबली कंपेटिटिव रह सकें। टॉपिक इंटरनेशनल बिजनेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो समझते हैं सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। मतलब आपको जो भी आपकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करो फॉर द प्रेजेंट। आपको प्रेजेंट में जितनी भी ज़रूरत है उन्हें पूरा करो, पर आगे जो आने वाली जनरेशन है फ्यूचर की, उनकी ज़रूरतों को मत हटाओ, ठीक है। उनकी ज़रूरतें भी पूरी हो सके इस तरीके से आप प्रेजेंट की नीड्स को फुलफ़िल करो, उनको कॉम्प्रोमाइज़ ना करो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि आप अपनी नीड्स को पूरा करो, जो भी आपको प्रेजेंट में चाहिए, बिना कॉम्प्रोमाइज़ करे, जो कि फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी है कि फ्यूचर जनरेशन्स भी जो आप नीड्स को अपना पूरा कर रहे हो वो नीड्स को वो भी पूरा कर सके। तो इस तरीके से आपको अपनी नीड्स को पूरा करना है। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, सोशल इंक्लूजन आता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आता है। दीज थ्री टुगेदर फॉर्म दी 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। ये 3 चीज़ें जो है साथ में सस्टेनेबिलिटी के 3 पिलर बनाती हैं साथ में। सबसे पहले तो इकोनॉमिक कैसे, जिसमें जॉब्स आ जाती हैं, ट्रेड आ जाता है, इनोवेशन आ जाता है। सोशल में एजुकेशन आ जाती है, हेल्थ आ जाती है, इक्विटी आ जाती है। एनवायरमेंटल में क्लाइमेट एक्शन आ जाता है, पॉल्यूशन आ जाता है एंड पॉल्यूशन कंट्रोल आ जाता है। अब देखो, व्हाट इज़ द लिंक बिटवीन इंटरनेशनल बिजनेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वी गॉट टू नो व्हाट दैट सस्टेनेबल इज, like we got to know what is sustainable development, but what is the link between international business and sustainable development, हमें ये समझना है। international business plays a big role in either supporting sustainability or harming sustainability if not done responsibly। इंटरनेशनल बिज़नेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, या तो सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करने में या तो सस्टेनेबिलिटी को हार्म करने में। अगर सही से ना किया जाए रिस्पॉन्सिबली तो हार्म करने में। हाउ इंटरनेशनल बिजनेस सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बिजनेस कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। ट्रांसफ़र ऑफ इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। MNCs ब्रिंग इन ग्रीन टेक्नोलॉजीज़, एनर्जी सेविंग मशीन्स एक्सेट्रा। जब ये इंटरनेशनल बिजनेस होता है तो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का भी ट्रांसफ़र होता है कहीं ना कहीं कंट्रीज़ में। जैसे MNCs जब आती हैं तो वो अपने साथ साथ ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ लेके आती हैं, एनर्जी सेविंग ऐसी मशीन्स लाती हैं जो एनर्जी को सेव करते हुए काम करती है, और एक्सेट्रा। हेल्प्स डेवलपिंग कंट्रीज़ रिड्यूस पॉल्यूशन एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, जो अभी अपनी डेवलपिंग फेस में है, ये उसको हेल्प करती हैं कि वो अपने पॉल्यूशन को कम कर सकें और काम को अच्छा कर सकें, एफिशिएंसी बढ़ा सकें। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI इन रीन्यूएबल एनर्जी, एजुकेशन और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रीन्यूएबल एनर्जी में की जाती है, एजुकेशन में की जाती है या फिर सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में की जाती है, वो लंबे समय की ग्रोथ के में काफ़ी मदद करती है। Global standards. Many international companies follow global environmental standards like ISO 14001 और UN Sustainable Development Goals। बहुत सी इंटरनेशनल कंपनीज़ ग्लोबल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। जो भी एनवायरनमेंट के लिए स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं ग्लोबल लेवल पे, उसको इंटरनेशनल कंपनीज़ फॉलो करती है। जैसे कि एक पहला है ISO 14001 या फिर UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs, इनको भी फॉलो करती है, तो इससे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट होता है। इंक्लूसिव एम्प्लॉयमेंट, बिजनेसेस क्रिएट जॉब्स फॉर लोकल कम्युनिटीज़ इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स। बिजनेसेस जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं
जॉब्स देते हैं लोकल कम्युनिटीज़ को, उससे पे क्या है लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होता है। नॉलेज शेयरिंग, इंटरनेशनल बिजनेस अलॉज नॉलेज ट्रांसफ़र फॉर बेटर प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर। इंटरनेशनल बिजनेस नॉलेज भी शेयर करने का अलाउंस देती है, नॉलेज शेयर करती है, ट्रांसफ़र करती है, ताकि एग्रीकल्चर में बेटर प्रैक्टिसेस के लिए वाटर मैनेजमेंट एक्सेट्रा, तो इसमें बेटरनेस आए। अब हमारे पास आ जाते हैं हाउ इंटरनेशनल बिजनेस कैन हार्म सस्टेनेबल, कैसे हार्म कर रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। एनवायरमेंटल डैमेज, ओवर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डिफॉरेस्टेशन, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। अगर आप जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिफॉरेस्टेशन, एयर और वाटर पॉल्यूशन, मतलब आप नेचुरल रिसोर्सेज का अगर ओवर यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा उनको यूज़ कर लेते हो, उससे डिफॉरेस्टेशन हो रहे हो, एयर और वाटर पोल्यूशन कर रहे हो, तो उससे क्या है एनवायरनमेंट पे डैमेज आ रहा है। एमएनसीज में शिफ्ट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज टू पुअर कंट्रीज। एमएनसीज क्या कर सकती हैं, अगर जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जिससे पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो पुअर कंट्रीज़ में शिफ्ट कर सकती हैं, जो कंट्रीज़ ज़्यादा वो नहीं है, पुअर हैं, उधर शिफ्ट कर दी। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, चीप लेबर इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में फेस पुअर वर्किंग कंडीशन। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में चीप लेबर मिल जाती है, सस्ते में जो आपको काम करने वाले वर्कर्स मिल जाते हैं, वो पुअर वर्किंग कंडीशंस को भी कहीं ना कहीं फेस कर सकते हैं कि काम के कंडीशंस अच्छे नहीं हैं, वो एनवायरनमेंट नहीं है, तो इससे क्या है लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। कल्चरल इरोजन, ग्लोबल ब्रांड्स कैन डोमिनेट लोकल कल्चर, फूड एंड लैंग्वेज। ग्लोबल ब्रांड्स कहीं ना कहीं डोमिनेट कर सकते हैं लोकल जो कल्चर है, जिस भी होस्ट कंट्री में जा रहे हैं, उसका फूड, उसकी लैंग्वेज। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, बिग कंपनीज टेक अवे लार्ज प्रॉफिट्स। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ना, वो जो बड़ा प्रॉफिट आता है वो ले जाती हैं, ठीक है। वाइल लोकल अर्न्स, और जो लोकल है उनको बहुत ही कम मिलता है, वैसे भी चीप लेबर है। What should be done, क्या कर सकते हैं फॉर इंटरनेशनल बिजनेसेस टू बी सस्टेनेबल। अगर हमें इंटरनेशनल बिजनेसेस को सस्टेनेबल बनाना हो तो ग्रीन सप्लाई चेन्स को प्रमोट करना चाहिए, एथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए, इको फ्रेंडली पैकेजिंग का यूज़ करो और ट्रांसपोर्टेशन का, एनवायरमेंटल लॉज के साथ कंप्लाई करो, एनवायरमेंटल लॉज को फॉलो करो। CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके अंदर इन्वेस्ट करो, इसके इनिशिएटिव्स के अंदर। सपोर्ट लोकल सप्लायर्स को सपोर्ट करो और कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्स टू कंडक्टिंग ग्लोबल ट्रेड इन अ वे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंटरनेशनल बिजनेस में क्या मतलब है इसका, कि आप कंडक्ट कर रहे हो, आप कर रहे हो ग्लोबल ट्रेड इस तरीके से दैट प्रमोट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि लंबे समय की इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करे, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे और सोसाइटी को बेनिफिट दे। मतलब सारी चीज़ें हों और किसी को हार्म भी ना हो, ना एनवायरनमेंट को हार्म हो, ना सोसाइटी को हार्म हो, ग्रोथ भी अच्छी हो। तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस। वाइल इंटरनेशनल बिजनेस कैन ट्रांसफर ग्रीन टेक्नोलॉजीज एंड क्रिएट जॉब्स, इट मस्ट बी मैनेज्ड केयरफुली टू अवॉइड एनवायरमेंटल डैमेज एंड सोशल एक्सप्लॉयटेशन। जैसे इंटरनेशनल बिजनेस ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को ट्रांसफ़र करता है और जॉब्स भी क्रिएट करता है, इसको इस तरीके से मैनेज करना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए, ताकि आप एनवायरमेंटल डैमेज को अवॉइड कर सको, एनवायरमेंटल डैमेज ना हो और सोशल एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो। MNCs एंड गवर्नमेंट्स मस्ट वर्क टुगेदर टू अलाइन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। MNCs और गवर्नमेंट, सरकार को साथ में काम करना चाहिए इस चीज़ पे अलाइन करते हुए कि ट्रेड को एंड इन्वेस्टमेंट को अलाइन करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स के साथ। सो दिस इज़ इट।